अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। अरूज साहबा की कहानी जिसका पार्ट 3 मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। पार्ट 1 में भी कुछ वाक़यात थे जो मिस कर गया मैं, पार्ट 2 में भी थे। एक रिदम था उनके कहानी सुनाने के अंदाज में, क्योंकि एक एक पल जो था वो उनके ऊपर बीता था और जिन्नात के साथ बीता हुआ एक लम्हा, एक पल इंसान कभी भी भूल नहीं सकता। शादी से पहले भी उनकी ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात हुए। जो रिश्ता लेने के लिए आई थी, रिश्ता टूटने पे उसने जादू किया। फिर से ख्वाब में नजर आया कि एक दरमियान में बेटी, एक तरफ वो खुद लेटी हैं और ख्वाब में देखती हैं कि इधर शौहर की जगह पे एक डाइन है, एक चुड़ैल है जो पहले अरूज को देखती रही और बाद में जब बेटी को घूरना शुरू हो गई तो तब फिर वो फिक्रमंद हुई और इसका इलाज किया। अब ज़िंदगी के इतने वाक़यात ये जो चलते आ रहे थे, पार्ट 1 में, 2 में आपने सुना और आज भी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो मैं शुरू में आपको एक बात बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में भी ये जुनून रहा है। 6 साल का था, वालदा इस दुनिया से चली गई, तो तब से मेरे अंदर एक जुनून आ गया था। माँ की कब्र पे छोटा सा बच्चा था और वहाँ पे अकेला चला जाता था। कैसे पहुँचता था ये मुझे खुद भी नहीं पता, घर वाले बताते थे। फितरी अमल खौफ आना, डर जाना, डर जाता था, लेकिन उसके बावजूद जिन के टॉपिक पे निकल जाता था देखने के लिए। मैंने जिन देखना है, खौफ, दिल की धड़कन तेज, उसके बावजूद मैंने जिन देखना है। सुन रखा था कुत्ता जब रोता है तो उसको जिन्नात या शयातीन नजर आते हैं, तो भाग के बाहर जाता था, कहां पे कुत्ता रो रहा है मैं उस जिन या उस शैतान को देख सकूं। बहुत से नुकसान हुए, बहुत सारी जगहों पे डरा, बहुत सारी जगहों पे परेशान हुआ। इस उम्र तक जिन्नात से मिलने की जुस्तजू, जिन्नात से दोस्ती, जिन्नात के साथ एक जो मैंने रिश्ता बनाया है, ये ऐसा नहीं है कि मैं कह सकूं कि मैं मुकम्मल हो गया हूं, आज मैं पुरसकून हूं कि बस जितना मैं चाहता था वो हो गया। नहीं, बल्कि मज़ीद ख्वाहिश है कि दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में जाऊं और दुनिया के उन ममालिक में जाके फिर से नए जिन्नात से मुलाकात करूं। चाहे दिन की रोशनी हो तो ऐसी बंद सुरंगें, गारें, तय खाने जहाँ मैं घुस जाता हूँ, जहाँ पे सब मुझे मना कर रहे होते हैं, वहीं रात की तारीकी में भी इन जगहों पे चला जाता हूँ। ये मेरा जुनून है। सांप के साथ, जिन्नात के साथ फिर सांपों की तरफ गया तो वो एक पहली दफ़ा मुझे लगा, एक सर से लेके पाँव तक एक लहर आती है जिसको खौफ की लहर कहते हैं। वो उस वक्त मेरे सामने आई पहली दफ़ा जब एक जहरीला सांप मेरे सामने था और मैं खड़ा सोच रहा था कि अगर ये मुझे डस ले तो चंद मिनटों में मैं मर जाऊंगा। तो उसके करीब जाते हुए जो एक खौफ की लहर मेरे अंदर आई, वो ऐसा मुझे मज़ा देगी कि खौफ की ये लहर भी आती है, सांप के जहर का डर जिससे आप मर सकते हैं। तो मरने का खौफ, सांप के जहर का खौफ, वो जो एक जिसमें लहर आती है ना खौफ की, उसको महसूस करने के लिए बार बार मैं सांपों के पास जाता था। बचपन में एक लहर जो खौफ की आती थी, ये जिन्नात की थी जो अब ख़त्म हो चुकी है। फितरी अमल है, डर जाता हूँ लेकिन उसके बाद खड़ा हो जाता हूँ। तो उस खौफ की लहर को महसूस करने के लिए मैं अमेरिका में सांपों के पास जाता था। तो ये जिसकी मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये भी एक ऐसी मजबूत, बहादुर, निडर खातून की कहानी है जो इस वक्त तक जिन्नात के साथ पाला पड़ा हुआ है। बल्कि मुझे उन्होंने कहा कि एक नेक बुजुर्ग जिन जो मेरे साथ ही इबादत करता था, इकट्ठे हम सजदा करते थे, उसके साथ भी ज़िंदगी के बहुत से मुख्तलिफ वाक़यात गुजरे। मैंने कहा ज़रूर आप मुझे भेजिए, उसको भी मैं कहानी का हिस्सा बनाऊंगा। आज उनसे मेरी बात भी हुई है
उनके बारे में, उनकी बच्चियों के बारे में, 2 बेटियां माशाल्लाह और एक बेटा है, उनके बारे में भी मैंने उनको बताया, उनकी ज़ात के बारे में भी उनको मैंने बताया। खैर, कहानी की तरफ आते हैं। अरूज साहबा की कहानी है जिसका पार्ट 3 आज मैं मुकम्मल करने जा रहा हूँ। पार्ट 2 में मैंने जिस तरह मैं आपको बताया कि वो मास्टर बेडरूम के साथ जो सिंगल बेडरूम था, उसके जो कबर्ड थी, अलमारी थी जिसके 2 पट थे, 2 दरवाजे थे, वो जिस तरह नॉक किया गया और भागती हुई लॉन में आके खड़ी हुई, शौहर को कहा मैं लॉन में जा रही हूँ, आवाज़ें सुन ली है ना, तो आप आ जाइए। तो अभी इस घर में उन्होंने रहना था। वो कहती हैं एक ऊपर स्टोर भी बनाया हुआ था जिसका बड़ा सा एक दरवाज़ा था स्टोर का, वो बंद रहता था, उसको हम खोलते नहीं थे, खुद से खुल भी नहीं सकता था, लेकिन अमूमन ऐसा होता 1 से 2 दिन बाद वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुला होता था। हैरान होते थे फिर से ये कैसे खुल गया, इसको तो किसी ने खोला भी नहीं है। फिर बंद करते, फिर 1-2 दिन के बाद फिर से खुल जाता। बेटी का जो वाकया हुआ था उसी वाकये से पहले की ही ये बात है कि वो कहती हैं कि मैं अपने बेडरूम में बैठी हूँ तो मुझे एकदम से महसूस होता था कि जैसे सुसु की, बच्चे, छोटे बच्चे पेशाब कर देते हैं, सुसु कर देते हैं, तो ऐसे जैसे किसी ने सुसु किया हुआ है और स्मेल आ रही है। तो कहती मैं एकदम से उठती और उठ के मैं देखती बेड पे इधर उधर कहाँ से स्मेल आ रही है, इधर उधर उधर हर जगह से मैं देखती, कहीं से भी ना पता लगता कि किसी बच्चे ने सुसु कर दिया है। हाँ, स्मेल ज़रूर आ रही होती थी। और फिर ऐसा भी होता, काम करने वाली आती, काम करती और जब जाने लगती तो मुझे स्मेल आती कि फ़लाँ जगह से, फ़लाँ कॉरिडोर से या फ़लाँ जगह से स्मेल आ रही है, तो मैं बाकायदा चल के जाती कि इसने यहाँ पे सफाई नहीं की, यहाँ पे तो कोई जानवर सुसु कर गया है या बच्चे ने कोई इस तरह कुछ काम डाल दिया है, क्या है। तो मैं चलती हुई जाती वहाँ पे देखने के लिए, इससे यहाँ से स्मेल आ रही है, यहाँ पे तो कुछ हुआ है। तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। तब मुझे एहसास हो जाता था है कुछ भी नहीं, लेकिन स्मेल है, एक बुरी स्मेल, एक ऐसी स्मेल जैसे किसी ने पेशाब सब कर दिया हो, वो महसूस होती। लेकिन अभी इसी घर में रहना था, वक्त गुजारना था, तो इतना कुछ जो हो भी रहा था उसके बावजूद मैं वक्त को धक्का देते हुए बच्चों की परवरिश करने में लगी हुई थी और वक्त गुजार रही थी। हाँ, इस घर में जिन्नात तो थे, जिन्नात के बच्चे भी थे, क्योंकि मेरी बेटी जब मेरे साथ बिस्तर पे थी और शौहर, जो मैंने कल की स्टोरी में आपको वाकया सुनाया, और वो हंस रही थी, देख के मुस्कुरा रही थी, और मैंने पूछा बेटा क्या देख रही हो, तो उसने सामने की तरफ इशारा किया, 2 आंटियां, और मैंने शौहर को, ये मैं बात भूल गया था, शौहर को मुखातिब किया, ये देखो ये क्या कह रही है। मैंने कहा बेटा बताओ पापा को वहां पे कौन है, तो कहती है पापा वहां पे 2 आंटियां हैं। फिर उसी बच्ची ने उधर सिंगार मेज की तरफ देख के बताया कि 2 आंटियां हैं, ऊपर पर्दों की तरफ भी देख के बताया, तो ये कन्फर्म हो गया था आंटियां उस बच्चों के साथ खेल रही हैं। मैं नहीं जानती थी आगे मेरी बच्ची के साथ उसके छोटे छोटे बच्चे भी खेलने जा रहे हैं। एक रात थी, शौहर भी सो चुके थे, बच्चे भी सो चुके थे, और मैं अपने बिस्तर पे जाके लेट गई। मुझे भी नींद आ रही थी और मैंने आंखें बंद की। आंखें बंद करते ही मैं नींद की आगोश में चली गई। जब आप नींद की आगोश में जाते हैं तो आप फिर से एक नई दुनिया में दाखिल हो जाते हैं, और वो नई दुनिया होती है ख्वाब की दुनिया। लेकिन अरूज के जो ख्वाब थे वो ख्वाब नहीं थे, बाज़-औक़ात एक राब्ते का ज़रिया भी था। उस जगह पे जितनी भी मखलूक थी उससे राब्ता करने के लिए भी वो ख्वाब में आते थे। और अमूमन ऐसा होता है, जिन्नात ख्वाब में आके आपसे राब्ता करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं क्या ख्वाब जो देखा वो सच्चा था, ये कुछ देखा तो क्या वो ठीक था। तो ख़ुद से लोग गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, खौफ का, वहम का शिकार हो सकते हैं। इसलिए मैं उनको कहता हूँ ख्वाबों पे तवज्जो ना दिया करें। लेकिन क्योंकि ये स्टोरी जो ऐसी है, एक ऐसी लड़की, एक ऐसी खातून की कहानी जिनके ख्वाब भी उनके साथ जुड़े हुए थे। मैं एक और रूहानियत का इल्म है जिसकी वजह से ये देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि ये ख्वाब नहीं थे, ये हकीकत पे मुबनी थे। वरना आम लोग खुद से अपने ख्वाबों को कभी सच्चा या झूठा ना कहें, ख्वाबों को ख्वाब समझ के छोड़ दिया करें। वो कहती है मैं भी नींद की गहरी वादी में चली गई तो मैं वहां पे एक ख्वाब देखती हूं
मैं बैठी हूं और मेरे सामने एक खातून बैठी है और वो खातून के हाथ में तस्बीह है, वो बूढ़ी सी है और वो तस्बीह कर रही है। मैं उसके सामने हूं और मुझे देखी जा रही है और तस्बीह कर रही है। उसकी एक साइड पे एक लड़की सी बैठी हुई है और इस साइड पे 3 बच्चियां सी बैठी हुई हैं। वो भी खामोश है, तस्बीह कर रही है, मुझे घूरती जा रही है। मैं भी उसके सामने बैठी उसको घूरती जा रही हूं। ख्वाब में मैं देखती हूं मैं कहां हूं, तो मुझे एहसास होता है मैं अपने घर में हूं। ओहो, ये तो मेरे घर का वो हिस्सा है। तो फिर मैं अपने घर में हूं, तो ये कौन है जो मेरे घर में बैठी है? साथ में लड़की जवान सी और 3 बच्चियां। तो मैं उससे पूछती हूं आप कौन हैं? वो कहती है हम इस घर में 3 साल से रह रहे हैं, तुम बाद में आई हो, हम पहले से ही इस घर में रह रहे हैं, अब ये हमारा घर है। तो मैं उससे पूछती हूं ये साथ कौन है? तो वो बताती है जिस तरह तुम इस घर में रह रही हो अपने शौहर और बच्चों के साथ, तो मैं भी तुम्हें अपना तारुफ करा दूं, मैं एक बेवा हूं। ये जो साथ बैठी है ये मेरी बहू है और ये जो 3 बच्चियां हैं इसी की ही बेटी हैं। और जो नाम भी उन्होंने तीनों के बताए, एक तो वो भी भूल गई थी, 2 के नाम उनको भी याद थे। एक का नाम था नूर, उससे छोटी का नाम था पॉपी और तीसरी का नाम अरूज कहती है, मैं भूल गई। उसने बकायदा नाम लेके अरूज, पहली का कहा नूर, पॉपी और तीसरी का नाम बताया और बताया कि ये इसी की ही बेटी है, मेरी बहू है। मेरा एक बेटा शादीशुदा है और एक बेटा गैर शादीशुदा है। हम वही हैं जो आंखों से नजर नहीं आते लेकिन बसेरा रखते हैं। सो हमारा भी ये घर है और हम यहीं पे रहते हैं। तुम ये मत समझना ये अकेला तुम्हारा घर है, बस ध्यान रखना हम भी इधर रहते हैं। और अपनी तस्बीह करना शुरू हो गई। ख्वाब में ही मुझे एहसास हो रहा है अगर ये तस्बीह कर रही है तो इसका मतलब है ये एक नेक है, मुसलमान है, तभी बैठी तस्बीह कर रही है। तो मेरे दिमाग में एक शरारत सी आती है, एक मजाक सा आता है। मैं उनसे मुखातिब होकर कहती हूँ कि मैंने सुना है, अरूज कह रही हैं कि मैंने सुना है जब आप लोग जाते हैं, अभी आप जाने वाली हैं मेरे ख्वाब से भी, मैंने सुना है जब आप लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ तोहफा दे के जाते हैं। और चेहरे पे ऐसी शरारती सी मुस्कुराहट फैल गई कि देखो मुझे क्या तोहफा देती है। मैंने खुद से मांग ही लिया क्योंकि जब वो तारुफ करा चुकी कि मैं एक जिनात में से हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मैं एक मां हूं और ये मेरी बहू और उसके बच्चे हैं, तो फिर मैं मांग रही हूं। अरूज कहती हैं अब जाने लगी है ना, तो सुना तो यही है, जाते हुए जिनात कुछ दे के जाते हैं, आप क्या दे के जाएंगी? तो वो कहती है खुदा का खौफ करो बच्ची, खुदा का खौफ करो। आखिरी ये 2 लाइनें ही उसने बोली और उसके साथ ही मेरा ख्वाब खत्म हो गया, मेरी आंख खुल गई। तो कहती मैं हैरान हुई क्या ये ख्वाब था या हकीकत था? बहुत सारे ख्वाब तो मेरे हकीकत पे मबनी थे, तो जो ये भी मैंने देखा तो ये क्या था? इसका मतलब है इस घर में मुसलमान जिन्नात हैं और पिछले 3 साल से रह रहे हैं। फिर ये ख्वाब नहीं, इसका मतलब है इसका कनेक्शन है। अब जो मेरे दिमाग में इस ख्वाब को सवार मैंने किया तो अंदाज़ा था कि इस घर में कोई मुसलमान जिन भी रहते हैं। तो मैं वैसे ही एक सफाई सुथराई पसंद रखने वाली खातून थी, काम करने वाली आती तो पूरे घर को मैं अच्छी तरीके साफ़ करवाती, ख़ुद भी नमाज कुरान की पाबंदी करती थी, खुद भी पाक साफ रहती थी। तो मुझे इसलिए किसी चीज़ का डर नहीं था। परेशानी उस वक्त होती जिस वक्त वो सूसू की अजीब सी एक स्मेल आती, तो मैं परेशान हो जाती कि ये किस चीज़ की इस तरह की स्मेल आ रही है। खैर उसी घर के अंदर अब हमारा वक्त गुजर रहा था इस एहसास के साथ कि इस घर में मैं भी हूँ और इस घर में उस औरत की फैमिली भी है जो मुसलमान जिनात हैं। वो कहती जो मेरे बच्चे थे, एक बेटा बेटी, इनको बैलून के साथ खेलने का बहुत शौक था। अमूमन बच्चों को गुब्बारे के साथ खेलने का बहुत शौक होता है। बाहर भी जाएं, मार्केट में देखें, कहीं पे देखें, बैलून हो, गुब्बारा सा हो, उसमें हवा भरी हो, तो उनके दिल होता है हम ये लेके दें और बहुत खुश होते हैं बच्चे। तो कहते मेरे घर का भी कुछ इस तरह का ही माहौल था कि जब भी ग्रॉसरी या कोई सामान आता तो उनके साथ एक पूरा बच्चों के लिए पैकेट आता था गुब्बारों का, जो मैं अक्सर नौकरानी से कहती कि इसमें
इनको हवा भर के दे दो। वो मुंह से हवा भरती या पंप से हवा भरती और उनको बना के बांध के दे देती और बच्चे उससे खेलते रहते। फट जाता वो फिर बना के देती। ये एक आम सी ही बात थी, लेकिन मुझे कुछ दिनों से एहसास हो रहा था मेरे बच्चे जैसे वो औरत की 3 बच्चियां जिनको मैंने ख्वाब में देखा था वो उनके साथ खेल भी रहे हैं। क्लियर कोई वाकया मेरी आंख के सामने नहीं आया था, लेकिन मुझे एहसास था वो खेल रहे हैं। एक दिन मेड ने उनको उसी तरह बैलून में हवा भर के थी। 2-3 बैलून उनके पास थे। अब 2 तरह के बैलून होते हैं। एक होता है जिसके अंदर गैस भरी जाती है, जो गैस वाला बैलून होता है उसके साथ एक धागा बंधा होता है। बच्चे जो होते हैं उस धागे को पकड़ के शौक से खेलते हैं। छोड़ने की देर होती है, या तो वो ऊपर उड़ जाता है या छत के साथ जाके टच हो जाता है, और धागा बंधा होता है तो फिर से आप उसको नीचे खींच लेते हैं। जो आम बैलून होता है वो आप हाथ से उसको मारते हैं, उड़ता हुआ थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर बच्चे उसको ऊपर फेंकते हैं, फिर गिर जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि उसमें गैस तो नहीं होती, गैस वाला ही ऊपर जाता है। तो बच्चे उन 3-4 बैलून के साथ इस तरह खेल रहे थे, उनको ऊपर फेंकते वो गिर जाता। तो थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा भागता हुआ मेरे पास आ गया। मुझे कहता है, मामा मामा उधर आए जल्दी से। तो कहती है मैं उठी और बच्चा जिस तरह बुलाने आया था तो मैं चलती हुई वहाँ पे चली गई कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ तो देखती हूँ एक गुब्बारा, वही जो अभी कुछ देर पहले मैंने ही काम करने वाली से कहा था कि इनको बना के दे दो बैलून, बच्चे खेलते रहेंगे, उन्हीं में से एक गुब्बारा बिल्कुल ऊपर छत के साथ जाके लगा हुआ था। इस अंदाज में जिस तरह गैस वाला कोई गुब्बारा होता है, उसमें गैस भरी होती है तो वो जाके छत को लग जाता है। आम गुब्बारा कभी भी छत को जाके नहीं लग सकता। अगर टच हो भी जाए, बच्चे इतनी जोर से उसको चोट लगा भी दें कि ऊपर जाके लग भी जाए, तो कुछ देर के बाद वो नीचे गिर जाता होता है। जहां पे 3-4 उनको बना के दिए थे काम करने वाली ने, बाकी नीचे पड़े हुए थे, वो ऊपर लगा हुआ था। ये मेरे लिए भी चौंका देने वाली बात थी। उसको ऊपर लग नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर गैस नहीं थी, आम सी हवा भर के दी थी उसने। तो अब बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मामा ये ऊपर कैसे चला गया है, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा। वो मुझसे लॉजिक मांग रहे थे, मंतक मांग रहे थे कि मैं उनको सेटिस्फाई करूं, ये तो ऊपर नहीं जा सकता, ये खुद कैसे जाके ऊपर चिपका हुआ है। हैरत तो मुझे भी हुई। उसको फिर मैंने भी देखा, यहां तक कि एक स्टिक लेके उसको हिलाने की कोशिश की तो पता लगा अगर वो थोड़ा सा नीचे आता तो फिर से ऊपर चला जाता, जैसे वो एक गैस वाला गुब्बारा बन गया हो। तभी मेरे दिमाग में पहला जो एहसास हुआ, इन बच्चों के साथ कोई और भी है जो खेल रहा है। ये गैस वाला गुब्बारा नहीं है, लेकिन उसने इसी गुब्बारे को इस अंदाज में पकड़ा हुआ है। ये खेल रहे हैं, वो भी जो नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से गुब्बारा छत पे लगा हुआ है। तो अब बच्चों ने जब दोबारा से पूछा, मामा बताएं ना ये ऊपर क्यों हुआ है, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा, तो कहते हैं मैंने बच्चों को समझाने के लिए उल्टी सीधी एक साइंस मारी है। दबाव बढ़ता है बेटा तो प्रेशर होता है, तो ये हो जाता होता है, ताकि उनको सेटिस्फाई कर सकूं कि वो डरे ना, वो परेशान ना हो। लेकिन ये बात क्लियर हो गई थी। अब इन गुब्बारों से मेरे सिर्फ बच्चे नहीं खेल रहे थे, वो भी खेल रहे थे, और मैं उनको मुतमईन करके, खेलो कोई बात नहीं, बाहर तो चली गई उस कमरे से। लेकिन आज एक वाकया आंखों ने देख लिया था। मेरे बच्चे अकेले उस गुब्बारे से नहीं खेल रहे, कोई और भी हैं, और यकीनन वो बड़े नहीं, कोई बच्चे ही हैं जो उनके साथ खेल रहे हैं, और उन्होंने गुब्बारे को ऊपर लगा दिया है। अब मेरा फोकस वो कमरा ज़रूर था, मैं बैठी दूसरी साइड पे थी, लेकिन वहाँ पे थी बच्चों के साथ कोई मसला या कोई शरारत ना हो जाए, क्योंकि ये वाला वाकया बिल्कुल क्लियर था। तो तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट गुजरे होंगे कि फिर से मैं अंदर देखने के लिए गई, तो वो गुब्बारा भी नीचे गिरा हुआ था। तो मैंने बच्चों से पूछा ये कैसे गिरा है नीचे। उन्होंने कहा मामा पता नहीं, खुद ही ऊपर था और उसके बाद नीचे गिर गया। अब कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो इनके साथ खेलते नहीं। इसका मतलब है उस बुढ़िया जो मुझे नजर आई थी तस्बीह करते, उसकी जो 3 बच्चियां थीं वो मेरे बच्चों के साथ खेल भी रही थीं। इसी तरह एक दिन मैं बाहर गई हुई थी, और जब मैं घर में दाखिल हुई तो मैंने अपनी बेटी को देखा, वो किसी के साथ क्लियर बात कर रही थी। मैं पहले तो गुजर गई कि वो खेल रही होगी, लेकिन थोड़ी सी आगे गई तो मुझे एहसास हुआ नहीं वो तो किसी से बात कर रही थी। उसी तरह उल्टे कदमों में वापस आई बात को सुनने के लिए, तो मैंने सुना क्लियर वो किससे कह रही थी, गोश्त पकाएं, गोश्त हम लोग, ठीक है हम पकाएंगे,
गोश्त पकाते हैं। फिर से वो कुछ लम्हे खामोश रही, जैसे उधर से कुछ सुन रही हो, और फिर जब सुन लिया तो फिर कहती है ठीक है, मैं मामा से कहती हूँ, पकाएंगी वो। और मैंने इस तरह आगे चली गई कि उसको एहसास ना हो कि मैं खड़ी सुन रही हूँ। तो वो चलती हुई मेरे पास आ गई और मुझे कहती है मामा हम गोश्त कब पकाएंगे। मैं कहा क्यों बेटा? क्योंकि वो एक ऐसा सवाल था जो बच्ची मुझसे पूछ रही थी, उसने पहले कभी मुझसे नहीं पूछा था। मैंने कहा बेटा आप क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा वो जो आंटी है ना, वो मुझे कह रही है आप लोग गोश्त कब पकाओगे। तो मैंने उसको कहा है मैं मामा से कहती हूँ हम गोश्त पकाएंगे। मैंने कहा कौन सी आंटी? तो उसने उसी सिंगल बेडरूम की तरफ इशारा किया जिसको थोड़ी देर पहले मैं तो देख चुकी थी, वो नहीं जानती थी कि मामा पीछे खड़ी देख रही है। मामा वो सामने देख रही है, उस जगह पे वो आंटी बैठी हुई थी और मुझे कह रही थी, वो बूढ़ी सी थी। अब बच्ची से जब मैंने पूछा किस तरह की थी, उसने जब एक होलिया बताया, बूढ़ी सी, और जिस तरह का कहा, और उसके हाथ में तस्बीह थी और वो तस्बीह पढ़ रही थी और इस तरह बूढ़ी सी थी, तब क्लियर ये वही नक्शा था जिसको मैंने ख्वाब में देखा था। और वही बुढ़िया अब मेरी बेटी से कह रही थी गोश्त कब पकाओगे। ये भी एक प्रूफ मिल गया था, वो जो ख्वाब में आई थी अब मेरी बेटी को भी खुली आंखों से, ख्वाब में नहीं खुली आंखों से नजर आ रही थी। इसका मतलब वो सामने आ गई थी, वो गोश्त का कह रही थी। अभी हमें इसी घर में और रहना था। बच्चे भी खेल लेते थे जिन्नात के बच्चों के साथ, मुझे भी मुख्तलिफ आवाज़ें आती थी, मुझे भी फिर अभी भी कई दफ़ा ऐसे बदबू सी आती और मैं जाके देखती, फिर वो खिड़की, वो जो ऊपर स्टोर का दरवाज़ा था वो भी खुल जाता, उसको हम बंद करते तो फिर वो खुला होता। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात अभी भी घर के अंदर हो रहे थे। वो कहती हैं एक दिन मुझे कपड़े दर्जन खातून को देने के लिए मार्केट जाना था। शौहर ऑफिस जा चुके थे, अब घर में बाकी 2 बच्चे थे। क्योंकि इस कहानी में जितने भी वाक़यात हैं, इसमें आगे पीछे ये ज़रूर है कि कोई वाक़या बहुत पहले का है, कोई वाक़या शादी के दरमियान का है, कोई वाक़या शादी के बाद का है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन मार्क अगर आ सकता है, आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे तो बच्चे बड़े हैं, यहाँ पे बच्चे छोटे हैं, तो उनकी ज़िंदगी के, क्योंकि ये सारे वाक़यात हैं जो उनके साथ बीते हैं, तो इसलिए बच्चों का कहीं पे बच्चे छोटे हैं, कहीं पे बड़े हैं, आगे पीछे वाक़यात। तो कहते हैं मेरे बच्चे जो थे, बेटा और बेटी स्कूल जा चुके थे। अब घर में मैं थी, काम करने वाली खातून थी और मेरी छोटी सी बेटी थी। बेटी इतनी छोटी थी कि वो बात कर लेती थी, बहुत ज़्यादा लफ्ज़ उसको नहीं आते थे, लेकिन इतने लफ्ज़ बोल लेती थी कि अपनी बात को समझा सकती थी। माशाल्लाह बहुत ज़हीन थी छोटी होने के बावजूद, लेकिन बहुत ज़्यादा, अभी कम उम्र थी तो बहुत ज़्यादा बोलना नहीं जानती थी। वो बच्चे सुसु कर देते होते हैं तो माएँ उनको पैम्पर पहना देती हैं। तो कहती मैं उसको पैम्पर पहनाती थी तो वो पैम्पर नहीं पहनती थी, उसको वो एलर्जी सी होती थी, और वो कहती थी कि नहीं, मुझे जल्दी से, जब वो इस तरह बच्चे कर देती सुसु वगैरह, तो वो जल्दी से उसकी डिमांड होती मुझे साफ़ करो, मुझे वॉश करो। और वो कह देती थी मामा मुझे वॉश करो। कुछ लफ्ज़ जिस तरह मैंने कहा उसने सीख लिए थे, बोलने आते थे, वो इस तरह करती। तो उस दिन भी मैंने जाना था, तो मैंने उनका नाम बीनस शायद बोला है, मुझे सही समझ आया नहीं, या उनका रियल नाम पता नहीं, बताना चाहिए नहीं। तो मैंने कहा बीनस मैं कपड़े देने के लिए दर्जन के पास जा रही हूँ, घर में बेटी का नाम लेके कहा कि वो अकेली है और मैं 15 मिनट में कोशिश करूँगी 15 से 20 मिनट में फ़ौरन वापस आ जाऊँ। तुमने एक काम करना है, लाजमी इस पर ध्यान ये देना है कि ये पैम्पर तुम्हें पता है ना, ये नहीं बांधती, ये नहीं पहनती। अभी मैंने इससे पूछ तो लिया इसको वॉशरूम जाना है, तो कहती है नहीं है, बच्चे हैं, आपको पता है बीनस के बच्चे कह देते होते हैं, लेकिन साथ ही फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हैं वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना है, तो इसको वॉशरूम फ़ौरन लेके जाना होता है। ये जैसे ही वॉशरूम का बोले तो आपने फ़ौरन इसको वॉशरूम लेके आना है और इसको वॉश करके बाहर ले आना है, वरना ये बेचैन हो जाती है, ये रोना शुरू कर देती है। उसने कहा ठीक है बाजी, आप बेफिक्र होकर जाएं, मेरा ध्यान इसी पे रहेगा, और मैं कुछ कपड़े भी हैं वो भी धो लूँगी और इसी पे देखती रहूँगी। मैं वहाँ से, घर से चली गई। मेड कुछ देर तो बच्ची के पास बैठी रही और फिर उसने सोचा कि मैं कपड़े हैं कुछ, अगर बच्ची है जब कहेगी मुझे आवाज़ आ जाएगी, मैं इसको वॉश कर दूंगी, वॉशरूम ले जाऊंगी, मैं दूसरी साइड पे कपड़े धो लूँ। तो वो कपड़े धोने के लिए चली गई।
मुझे कहती हैं 15 से 17 मिनट कोई लग गए होंगे। मैं फटाफट गई, करीब ही थी वो, और फौरी तौर पे वापस भी आ गई। लेकिन मैं जब घर में दाखिल हुई तो मैंने देखा मेरी बेटी बेड के ऊपर खड़ी हुई है और बहुत ज्यादा रोई जा रही है। मैं तेज से चलती हुई उसके पास गई तो मुझे एहसास हुआ उसको वॉशरूम की जरूरत आई थी। काम करने वाली खातून बीनेस पास नहीं थी तो वहीं पे ही उसने सुसु किया था और वो बेचैन थी कि उसको वॉश किया जाए। तो कहती है एकदम मैंने अपनी बेटी को उठाया, जल्दी से गई, उसको वॉश किया और उसको टॉवल से खुश किया और अपने सीने से लगाया। तो वहीं पे मैंने काम करने वाली देखी, वो उधर दूसरी तरफ थी, कपड़े धो रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कह के भी गई थी इस पे निगाह रखना और इसको वॉशरूम लेके जाना, तुमने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसने बेड पे किया हुआ था सुसु और वो बेचैन होकर रो रही थी। उसने कहा बाजी मुझे तो आवाज़ ही नहीं है। बीनेस वो खातून काम करने वाली भी कहती है मेरे करीब खड़ी हुई थी और मैं भी खड़ी हुई थी। तभी मेरी बेटी जिसको मैं वॉश करा के सीने से लगा चुकी थी, मेरी तरफ उसने देखा और मुझे कहती है मामा यहाँ पे 2 मामा हैं, 2 बीनेस हैं। मैं एकदम चौंकी, मुझे इस बात की समझ नहीं आई ये क्या कह रही है। मैं कहा क्या मतलब बेटा? कहती है मामा, कहती है मुझे उसने यूं बकायदा हाथ टच किया, ऐसे ऐसे हाथ तक। कहती है एक ये मामा और एक वो मामा, एक ये बीनेस एक वो बीनेस। पहले तो मुझे समझ नहीं आई ये क्या कह रही है, और तभी एकदम उसी लम्हे मेरे दिमाग में जो पहला ख्याल आया, जिस जगह पे वो खड़ी रो रही थी जिस वक्त मैं आई थी, तो वो जिसको कह रही थी, एक तो उसने मुझे कहा था ये मामा और उसने कहा था एक वो मामा, तो वहाँ उसी जगह पे जहाँ जिस तरफ वो खड़ी देख रही थी, कि मुझे एकदम याद आ गया जब मैं अंदर आई हूँ तो उस सिमत में खड़ी वो देख रही थी और रो भी रही थी और उस सिमत मुसलसल देखे जा रही थी। तब मुझे एहसास हुआ जिस सिमत वो देख के रो रही थी उसी सिमत में वो कह रही है एक और मामा। तो जो भी वहाँ पे थी वो मेरा ही रूप धार के इसके सामने खड़ी थी, इसको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ये बच्ची थी, रो रही थी, इसको वॉश करना था। और उसके बाद उसने कहा एक ये बीनेस एक वो बीनेस, यानी 2 माँ भी 2, एक मैं थी एक वहां पे थी और काम करने वाली बीनेस भी उसने कहा एक ये एक वे। इसका मतलब है वो 2 खवातीन थी, एक ने माँ का रूप धारा हुआ था और एक ने काम करने वाली का रूप धारा हुआ था। दोनों उसको चुप कराने में लगी हुई थी कि चुप कर जो, रो मत, चुप कर जो। मैं अगर घर में नहीं थी और काम करने वाली खातून दूसरी तरफ काम कर रही थी तो वो रूप धार के उस बच्ची के सामने आ गए थे, माँ का रूप धार के और काम करने वाली बीनस का रूप धार के, किसको चुप करा सके। पास शायद इसलिए नहीं आ पा रहे थे, उसको संभाल नहीं पा रहे थे, वो उस वक्त पाक नहीं थी, उसने सुसु किया हुआ था और माँ तो भागती है बच्चों के लिए, लेकिन शायद वो तस्बीह वाली खातून थी, इबादत गुजार खातून थी, वो उस वक्त बिल्कुल मेरी बेटी की माँ का यानी कि मेरा रूप धार के और नौकरानी का रूप धार के 2 बंदियां उसको मुसलसल चुप करा रही थी। और वो रोई इस बात पे जा रही थी कि मामा सामने हैं, मेरे पास क्यों नहीं आ रही। तब मुझे जब ये बात समझ आई तो मैंने उससे पूछा एक वहां पे मामा थी? उसने कहा हाँ। और तभी मुझे अंदाजा हुआ जैसे मेरी बच्ची मुझे कहना चाह रही हो कि मामा उधर थी और मुझे चुप नहीं करा रही थी, मुझे वॉश नहीं कर रही थी। और वो बोली मामा उधर थी, मुझे वॉश नहीं किया। तब मुझे एहसास हो गया था मामा का रूप धार के वहां पे वो 2 मौजूद थी। उसी वक्त बीनेस को भी एक झटका सा लगा क्योंकि वो उस बच्ची को समझ नहीं पाई थी। मैंने भी कोई बात उससे पहले क्लियर नहीं की थी, हर बात उसे छुपाते थे, ज़रूरत नहीं उसकी बताने की, घबरा जाएगी, परेशान होकर यहाँ से चले जाएगी, इसलिए हम लोग इग्नोर कर देते थे बात को। उस वक्त वो भी हैरान थी कि ये छोटी सी बच्ची क्या कह रही है, 2 मामा, एक ये एक वो, और मेरा भी इशारा कर रही है, एक ये है एक वो है, क्या है वहाँ पे। तो मैंने उसकी तरफ देख के समझ गई कि इसको उलझ रही है, समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा कुछ नहीं, बच्ची है, पता नहीं क्या कह रही है, ऐसी उल्टी सीधी बात करिए, तुम नहीं, चलो तुम अपना काम करो, रिलैक्स हो जाओ। उसको मैंने भेज दिया और बच्ची को सीने से लगा दिया। जहाँ पे वो बच्चों के साथ खेल रहे थे वहाँ पे वो बच्चों को चुप कराने की भी कोशिश कर रहे थे।
अब इतना वो मेरी बच्ची के साथ मानूस हो चुके थे कि मैंने जिस तरह ख्वाब में उसको देखा था, जो हुलिया मेरी इस छोटी सी मासूम बच्ची ने भी बताया था, वो हुलिया, वो सब कुछ सेम था। मामला अभी थमा नहीं था, अभी और भी वाकयात थे जो अभी इस घर में होने थे। क्योंकि पहले वो कहते हैं हम मियाँ वाली साइड पे गए, फिर हम एक और जगह पे गए, फिर फैसलाबाद में गए, फिर हम लाहौर आ गए, पोस्टिंग होती रहती थी, फिर अपना घर भी बनाना शुरू कर दिया और आखिरकार हम अपने घर में भी शिफ्ट हो गए। लेकिन वाकयात तो अभी भी हो रहे थे। वक्त बढ़ता रहा, इस तरह के बहुत सारे वाकयात घर में होते रहे। तो वहीं पे वो जो सबसे छोटी बेटी थी, उसके 9th के एग्ज़ाम होने वाले थे, तो स्टडी करने के लिए वो अक्सर रात को जागती होती थी। घर के अंदर उन्होंने 2 बिल्लियां भी पाली हुई हैं और मुझसे जिक्र भी किया है एक बिल्ली की कंडीशन के बारे में कि ऐसी ऐसी कंडीशन होने लगी। तो फिर मैंने ये कुछ जो आपने बताया हुआ है वो मैंने पढ़ा, तो वाकई सब कुछ वैसा हो गया जैसा आप कहते होते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि आप ये वाली वॉइस मुझे रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा, क्योंकि जुमे वाले दिन अब जो लोग बहुत सारे मुझे फीडबैक देते हैं कि जी आपके पढ़े हुए ये वाले वज़ाइफ से हमें ये फ़ायदा हो गया, हमारा ये वाला काम हो गया, हमारा ये हो गया। तो जितने लोग भी अब मुझे अपनी वॉइस भेजेंगे, तो प्रोग्राम के जुमे वाले दिन प्रोग्राम के शुरू में मैं लोगों की वॉइस भी सुनाया करूँगा। तो उसका तरीका भी मैं जुमे को ही बता दूंगा, लेकिन सिंपल है, MSG, मैसेज का शॉर्ट वर्ड जो लिखते हैं MSG मैसेज, जस्ट एंड पे अगर कोई लिख देगा MSG तो मैं समझ जाऊंगा इन्होंने वॉइस भेजी है, तो मैं इनकी वॉइस को भी चलाऊंगा। इंशाल्लाह अरूज साहिबा भी मुझे अपनी वॉइस भेज देंगी, तो ये वाकया भी वो अपनी आवाज़ में जो बिल्ली के साथ हुआ था वो सुना देंगी। लेकिन वहीं पर एक और उनकी बिल्ली, सफ़ेद कलर की बहुत ही क्यूट बिल्ली है, जिसका नाम उन्होंने जेनी रखा हुआ है। शौहर जानवरों के हक में नहीं थे, लेकिन वो इतनी मानूस हो चुकी है जेनी सबके साथ, बच्चों के साथ, मेरे साथ, कि अब वो भी, हस्बैंड भी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हमारे घर में सिर्फ उस वक्त तक एक ही बिल्ली थी, जेनी, ये जो दूसरी उन्होंने भेजी है। वो ऊपर बिल्ली ने बच्चे दिए थे तो वो बाकी बच्चे ले गई, एक बच्चा पड़ा रह गया तो उसको भी उठा के ले आए थे, लेकिन ये बाद में आया। बेटी जब बैठी पढ़ रही थी, ये रात का टाइम था, वो कहती है मैं अपनी किताब खोली हुई थी और मैं मुसलसल पढ़ रही थी। बच्चे जब रात को पढ़ रहे होते हैं तो उनका पूरा फोकस उनकी किताब के ऊपर होता है, इर्द गिर्द क्या है ध्यान भी नहीं होता। लेकिन उसको ऐसे नींद सी आ रही सी, ऊँग सी आ रही थी, तो उसने कहा थोड़ी देर के लिए ऐसे आंख लगा लेती हूँ, 5-10 मिनट सो के फिर मैं जाग जाऊँगी। बाकायदा सोने की तैयारी नहीं, वहीं बेड के साथ ही टेक लगा के बैठे बैठे, बाकायदा लेटना नहीं होता, लेट जाएं तो फिर आप गहरी नींद सो जाते हैं, कि बेड के साथ ही ऐसे टेक लगा के बैठे बैठे मैं कुछ देर आंखें बंद कर लेती हूँ और फिर किताब पे ही फोकस करूंगी। तो साथ ही जेनी आके उसके लेफ्ट साइड के पास बेड पे बैठ गई। उसने एक निगाह जेनी को देखा, समझ गई जेनी आके ऐसे बैठती रहती थी, वो बैठ गई और उसने किताब वहीं हाथ में रखी, आंखें बंद करके सर बेड के साथ टच कर लिया। इस तरह आंखें बंद करके बेड के साथ सर को टच किए, चंद लम्हे ही गुजरे होंगे, वो कहती है कि एकदम से मुझे झटका सा लगा, ऐसा लगा जैसे खौफ के आलम में कि मैं गहरी नींद सो गई हूँ, ज़्यादा देर के लिए सो गई हूँ। ये एक खौफ होता है पढ़ते हुए, तो मैं लगा कि नहीं मैं उठ जाऊँ, मैं ज़्यादा देर के लिए सो गई हूँ। तो उसी लम्हे जब मेरी निगाह पड़ी जेनी के ऊपर, तो वहाँ पे एक नहीं, सेम टू सेम, बिल्कुल एक जैसी 2 जेनी बैठी हुई थी। कहती जैसे ही मेरी जेनी पे निगाह पड़ी और मैंने मुड़ के देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, नींद बिल्कुल उड़ से, टोटल नींद खत्म हो गई, उड़ सी गई कि सामने ये 2 जेनीज बैठी हैं। ये कैसे हो सकता है? दोनों एक जैसी बिल्लियां हैं, बिल्कुल सेम जेनी, अटैचमेंट थी, जेनी को वो पहचान लेती थी, वो बिल्कुल पास बैठी थी। और कहती जैसे ही मैंने देखा मुझे झटका भी लगा और मैंने फ़ौरन यूँ आंखें अपनी मली, कहीं मैं नींद में तो नहीं हूँ। मैंने जैसे ही आंखें मली और जेनी की तरफ देखा तो 2 नहीं, 1 जेनी बैठी हुई थी। तो कहती है उसको क्लियर याद था कि उसने जो देखा था अभी 2 को देखा था, वो नींद से जाग चुकी थी, 1 नहीं 2 जेनी थी यहाँ पे। तभी उसने अपनी आंखें मली थी कि ये मेरा वहम है या मैं क्या देख रही हूँ। आंखें मली और देखा तो वहाँ पे 1 जेनी बैठी हुई थी।
तो बिल्ली का भी वो रूप धार के पास आके बैठ गए थे, ये दिखाने के लिए कि हाँ, हम तुम्हारी इस बिल्ली से भी खेलते हैं। क्योंकि बिल्ली कभी कभी जब अजीबो गरीब सी हो जाती थी तो हम भी हैरान हो जाती थी, क्या कर रही है, इसको क्या महसूस हो रहा है, क्या देख रही है। कि एक जगह पे टिकटिकी बांधे देखी जाती थी और अजीब सी देखी जाती थी, हम लोग भी हैरान होते थे, इसको क्या देख रही है, क्या हो गया। हम उसको बुलाते थे जैनी जैनी, वो हमसे मानूस थी, फौरन हमारी तरफ देखती आती, लेकिन जिस वक्त टिकटिकी बांधे देख रही होती थी तो तब वो हमारी तरफ नहीं देखती थी। वो कहती है, अब अरूज साहबा कहती हैं कि मेरे साथ जो अब हो रहा था, घर तो अपना था, बच्चों के साथ भी बहुत सारे वाकयात हो चुके थे, लेकिन बेटा हो, दोनों बेटियों माशाल्लाह बहुत बहादुर, मैंने उनको कहा है कि आपके बच्चे बहुत बहादुर हैं, बहुत कुछ देख चुके थे, बहुत कुछ महसूस कर चुके थे। बेटे को भी ख्वाब में एक क्लियर इशारा मिला था, कह रहे हैं 8 साल पहले जो हम जिस घर में हैं, या भी हम घर बनाना शुरू किया था, तो बेटे ने ख्वाब में देखा था एक काला स्याह बच्चा था जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। वो भागता हुआ उसी ऊपर वाली जो स्टोर का दरवाजा था उसके अंदर चला जाता था और भागते हुए नीचे आ जाता था। तो उसने मुझे ये बात बताई थी, मामा नया नया घर बनाता है, ऐसे मैंने ख्वाब देखा है कि इस तरह का बच्चा है, इस तरह वो जाता है और इस तरह वापस आता है। मैंने कहा बेटा ये ख्वाब है, लेकिन अब ये हो रहा था और इस वक्त तक वो कहती हैं ये हो रहा है। वो ये है, शुरू शुरू में जो मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि जब मेरी शिफ्टिंग होती थी, बहुत सारी हम जगहों पे गए, तो मेरे जो बर्तन होते थे वो गायब हो जाते थे। अमूमन जहन में ये होता है कि जब आपने घर शिफ्ट किया तो हमसाए हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके घर में आप खाने पीने की चीज़ें भेजते हैं, तो शायद वहाँ से बर्तन वापस नहीं आए, आपने अपना सामान पैक किया और दूसरे घर में पहुँच के सामान खोला तो शायद बर्तन हमसायों के पास रह गए होंगे, तो वो कहती मैं इसलिए इग्नोर कर देती। लेकिन लास्ट टाइम ये हुआ था कि जब वो बर्तन तो मुझे कभी याद ही नहीं थे, जो कभी इस्तेमाल नहीं होते, मेहमानों के लिए होते हैं, वो तो रखे रहते थे, वो अगर कहीं गुम भी हो गए मुझे नहीं पता था। जो इस्तेमाल के बर्तन थे, जिस तरह डोंगा होता है सालन डालने के लिए, इस तरह के बर्तन जब गायब होने शुरू हुए तो वो मैं चौंकना शुरू हो गई, या अल्लाह ये कहाँ जा रहे हैं मेरे बर्तन। मेड भी ऐसी नहीं थी काम करने वाली लेके जाती। आहिस्ता आहिस्ता कभी कोई बर्तन नहीं है, कभी कोई चीज़ नहीं है, कभी बाल्टी नहीं है, कभी क्या नहीं है, मैं हैरान होती सामान कहाँ जा रहा है। फिर लास्ट मोमेंट पे भी जब घर शिफ्ट किया तो दोस्त ने भी कहा कि तुम्हारे जितने भी बर्तन थे यार वो सारे तुम्हें दे दिए थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर समझ नहीं आ रही थी बर्तन कहाँ जा रहा है। खैर बर्तनों की हद तक ठीक था, बर्तन थे गायब हो रहे थे, मैं भी इतनी टेंशन नहीं ले रही थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एक दफ़ा पैसे, सैलरी उस दिन आई थी और पैसे मेरे पर्स में थे। उस दिन ज़रूर झटका लगा कि घर में कोई भी नहीं था, बच्चे भी नहीं थे, मैं अकेली थी। पैसे उठा के मैंने पर्स में रखे और पर्स को साइड पे रख दिया। और थोड़ी देर के बाद जब मुझे ज़रूरत पड़ी और मैंने पैसे निकाले तो देखा, मुझे लगा कि उसमें से पैसे कम हैं, मैंने गिन के रखे थे, लेकिन फिर जब मैंने गिनती की तो तकरीबन उसमें से 25,000 रुपया गायब हो चुका था। मैं समझी शायद मैं कहीं रख के भूल गई हूँ, हो सकता है इधर उधर रख दिए हों, मिल जाएंगे। सारा घर छान मारा, कहीं से भी पैसे नहीं मिले। बच्चों की भी ऐसी आदत नहीं थी, उनसे भी पूछा, किसने कहा नहीं मामा हमने नहीं देखे। तब मुझे लगा कि नहीं, पैसे फिर गायब हुए हैं। फिर वो मुझे बर्तन भी याद थे, पैसे भी गायब हुए और उसके बाद सिलसिला ऐसा शुरू हुआ, अब मैं फोकस करना शुरू हो गई कि चीज़ें वाकई गायब हो रही हैं। मेरा वहम में तो अंदाज़ा होता था कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं गायब हो रही हैं। कहती मैं परेशान होती गई कि ये क्या हो रहा है। वहीं पे मैंने अभी आज उनको बताया, उनको हसद और नज़र बद भी, मैंने कहा आपके साथ इतना शदीद है कि आप कहीं पे भी जाती हैं तो खामखा लोग आपसे हसद कर लेते हैं, आपसे नज़र बद लगाते हैं। माशाल्लाह एक अच्छी शक्ल सूरत की मालिक है अल्लाह ताला ने, सीरत भी अच्छी दी है, सूरत भी अच्छी दी है और इंतहाई पढ़ी लिखी हैं। तो मैंने कहा आपसे लोग वैसे ही जेलस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कहती हैं इस वक्त भी वाक़यात मेरे साथ हुए जा रहे हैं, आज वो उलझ चुकी हैं। इतने जो मैंने आपको पहली स्टोरी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में ये वाक़यात सारे सुनाए हैं जो हो रहे हैं, अभी भी बच्चे भी अभी बहुत कुछ महसूस करते हैं। एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा क्यों हो रहा है, मैं थक गई हूं, अब इस सिलसिले को रुकना चाहिए। अभी भी मैं किसी के घर में भी जाती हूं तो उस घर में भी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है तो मुझे महसूस हो जाती है, मुझे पता लग जाता है। ख्वाब में भी जब भी आके उन्होंने मुझसे बात की है, जो कुछ मुझे कहा है वो बाद में बिल्कुल सच हुआ है। थक गई हूं मैं इस सिलसिले को, डरती नहीं है। अब तो कहती हैं इतना भूलने की भी आदत हो गई है
कि मैं बेटी से पूछ रही हूँ तो बेटा मैंने सुबह नाश्ता भी किया था या नहीं किया था, तो बेटी मुझे बताती है नहीं मामा आपने नाश्ता कर लिया था। तो मैंने उनको आज जो बात की है, पूरी 3 पार्ट जो सुना रहा हूँ आप लोगों के लिए भी, अहम तरीन बात जो अभी करने जा रहा हूँ वो ये है, ये निडर तो हैं, बहादुर तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतने वज़ाइफ पढ़ती रही हैं, इतने वज़ाइफ से उन्होंने कहा नहीं मैंने तो कभी वज़ाइफ नहीं पढ़ा। तो मैंने कहा नहीं मेरी बहन, वज़ाइफ का मतलब होता है कि एक तस्बीह को बार बार पढ़ना, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, ये भी वजीफ़ा है, आप पढ़ रहे हैं। चिल्ले का मतलब वजीफ़ा नहीं होता, ये भी वजीफ़ा होता है। तो मैंने कहा आपने बहुत सी वज़ाइफ के मुराद बहुत सी आयात बहुत ज़्यादा पढ़ी है। उन्होंने कहा हाँ ये तो है, कभी ये वाली पढ़ा है, कभी ये विर्द किया है, कभी ये विर्द किया। और मैंने कहा आपने बहुत ज़्यादा विर्द किया है। जब कभी हम किसी चीज़ का बेइंतहा विर्द करते हैं तो उसकी एक तासीर पैदा हो जाती है। कुरानी आयत की एक तासीर है, इसलिए मैं कहता होता हूँ मुझसे पूछ लिया करें, खुद से ना पढ़ा करें। जब हम खुद से कोई आयत बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उसकी एक तासीर पैदा हो जाती है, तो उसका फ़ायदा अगर होता है तो उसका नुकसान भी होता है। इसी तरह उन्होंने बहुत ज़्यादा जो चीज़ें पढ़ी हैं तो उसकी वजह से कुछ बहुत ज़्यादा उन्होंने बताया भी है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हुए हैं। मैंने आयतुल कुर्सी का जो ये पढ़ा है मुझे उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बहुत सी जगहों में बची हूँ, बहुत नुकसान से बची हूँ। मैंने कहा बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं, लेकिन नुकसान भी हुए हैं, आपकी चीज़ें गुम हुई हैं, क्योंकि सिर्फ घर के अंदर रहने वाले जिन्नात आपके साथ अटैच नहीं होते। इस पूरी कहानी में जो आप सुन रहे हैं, वो औरत जिसने कहा हम 3 साल से यहाँ रह रहे हैं, उसके बच्चे उनके बच्चों के साथ खेलते थे, वो औरत रूप धार के माँ बन के भी सामने आके उसको चुप करा रही थी। तो सिर्फ उस घर में वो औरत नहीं थी, क्योंकि वो औरत उस घर की मालका नहीं थी, वो जो जिन्नी थी, बूढ़ी औरत, और भी जिन्नात का आना जाना लगा रहता है। जो और जिन्नात का आना जाना लगा रहता है तो वो फिर आपकी चीज़ें भी चुरा लेते हैं, वो फिर आपकी बच्चों को डरा भी देते हैं, वो ऐसे काम भी कर देते हैं जिससे आपको नुकसान होता है, बुरा कुछ होता है। तो जब आप मुख्तलिफ वज़ाइफ बेइंतहा पढ़ेंगे तो फिर आपके साथ बुरा भी हो सकता है, अच्छा होने के साथ साथ। इसलिए मैं कहता होता हूं बेइंतहा किसी भी चीज़ को खुद से पढ़े जाना। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया है कि जी हम तो ये वाली तस्बीह पढ़ते रहे, लेकिन ये भी बुरा हो रहा है, ये भी बुरा हो रहा है, ये भी बुरा हो रहा है। तो मैं उनको बताता हूँ उसकी तासीर तो बहुत सख्त है, जलाली है। तो आपको पता ही नहीं है आपके लिए कौन सी सूटेबल है, कौन सी नहीं। तो आपने पढ़ते रही, तो इसलिए आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होना शुरू हो गया। इसलिए खुद से बहुत ज़्यादा आयात ना पढ़ा करें। गॉड गिफ्टेड तो था, जिन्नात इनको महसूस होते थे, ये देख लेती थी, लेकिन वो लिमिटेड इनको नज़र आने चाहिए थे। हर जगह पे जो इनको महसूस हो गए वो उनकी उन तस्बीहात की वजह से, उन आयात के बहुत ज़्यादा जिक्र की वजह से उनको नज़र आने शुरू हो गए, जिसकी वजह से उनके लिए परेशानियां भी बनी और आज भी बन रही हैं। वरना ये था कि वो कहीं कहीं पे जहाँ जहाँ होते उनको थोड़े बहुत नज़र आ जाते, लेकिन बेइंतहा जो इनके साथ वाक़यात हुए हैं वो उन तस्बीहात की वजह से भी हुए हैं जो बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ी हैं। तो इसलिए खुद से इतना ज़्यादा तस्बीहां ना पढ़ा करें। तादाद जब बढ़ जाती है पढ़ते पढ़ते तो फिर मामलात भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। इनकी और भी 1-2 वाक़यात हैं, मैंने कहा इंशाल्लाह मुझे भेज दीजिएगा, वो भी मैं टाइम निकाल के इंशाल्लाह ऑफ कैमरा स्टोरी का इंशाल्लाह उनको मैं हिस्सा बना दूंगा। तो आपके लिए, पूरी फैमिली के लिए अरूज मेरी बहन, ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज भी आपने मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दी, आपकी पूरी फैमिली, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे थे कहानी का। और मैं इस राजनपुर में था तो वहाँ पे मैंने कहा आपकी कहानी सुनाता हूँ, लेकिन याद ही नहीं हो रही थी मुझे। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये फ्रेश माइंड के साथ सुनाऊँगा लाहौर जाके। तो अब मैं लाहौर में हूँ, घर में हूँ। कल भी रिकॉर्ड किया, आज भी, बल्कि दोनों पार्ट इकट्ठे ही रिकॉर्ड किए हैं। एक रोज़े से पहले रिकॉर्ड किया था आज ही, और दूसरा जो आज आप सुन रहे हैं वो चला तो कल था पार्ट 2, लेकिन मैंने रिकॉर्ड आज ही किए थे। और रात के टाइम अभी सहरी का टाइम होने जा रहा है तो मैं ये पार्ट 3 रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो कहानियाँ बहुत सारी आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की आई हुई हैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं जी हमारा नंबर कब आएगा। सबका नंबर आएगा, जिन्होंने स्टोरी एंड पे लिख दिया तो उनका नंबर ज़रूर आएगा, और उनकी कहानी को मैं प्रोग्राम का हिस्सा लाजमी बनाऊंगा। जहाँ पे मेरी कहानियाँ, लोग कहते हैं अपनी कहानियों को भी शामिल रखा करें, तो मेरी कहानियाँ भी लाजमी आपको बीच में अब सुनने को मिलती रहा करेंगी। बहुत सारे वाक़यात हैं मेरी ज़िंदगी में भी। मैं तो अभी भी जब राजनपुर गया हुआ था, अभी भी वाक़यात देख के आया हूँ, बहुत कुछ आँखों से देख के आया हूँ। मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है जिन्नात का टॉपिक, और ये सारा कुछ सुनाता रहूँगा आपको। तो एंड पे आजकल जिस तरह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, हेल्प कीजिए उन तमाम लोगों की माह रमज़ान में जो रोज़े रख रहे हैं,
गरीब लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों को जो MMTV की फैमिली हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, इस तरह की मदद कीजिए कि कुछ लोगों को मैं पैसे दे देता होता हूँ, वे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ले सकें, और बाकियों को हम राशन मैं जो है लेके दे रहा हूँ कि राशन दे दें ताकि वो अपने माह रमज़ान का ये जो महीना है रोज़े रख के अच्छी तरीके से सहरी और इफ्तारी कर सकें। तो इसलिए जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो मेरे व्हाट्सएप पे ऊपर आके लिखें कैश, CASH कैश लिखें, तो मैं फ़ौरन उनको अपना बैंक अकाउंट भेज दूंगा, उसमें आप पैसे ट्रांसफ़र कराएं, ज़कात दें, सदका खैरात करें, ज़कात दें, या फिर आप वैसे मदद करना चाहें, तीनों ऑप्शन होती हैं, सदका भी, खैरात भी और वैसे भी मदद करना चाहें तो आप मेरे बैंक अकाउंट में डाल देंगे तो जो आपके पैसे हैं, ये जो बहुत सारे हकदार हैं, सलाबजदगान भी और वो आम लोग भी, तो उन तक राशन की सूरत में, या ईदी समझ लीजिए, आगे ईद भी आने लगी है तो बच्चों के लिए कुछ कपड़े, जूते या कुछ भी इस तरह का सामान ले लेंगे। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0092, ये पाकिस्तान का कोड है, +92 भी कह सकते हैं, या 0092, और उसके बाद नंबर है 31366555500। मैं रिपीट कर देता हूँ, +92 31366555500। और पाकिस्तान से सिर्फ जो लोग हैं इसी नंबर पे 031366555500 जैज़ कैश बना हुआ है, आप जैज़ कैश पे भी रकम भेज सकते हैं और इजी पैसे के ज़रिए भी इसी नंबर पे जैज़ कैश भेज सकते हैं। कहानी का भी यही तरीका है, इसी ही व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर 00923136555500 पे आप अपनी मुझे कहानी भेजिए, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजिए, लिख के भेजिए, लेकिन आखिरी लफ्ज़ आपका STORY, स्टोरी इंग्लिश में लिख दें या उर्दू में स्टोरी, लाजमी आखिरी लफ्ज़, और इसके अलावा कुछ भी ना लिखा हो, स्टोरी लिख के भेज दें या OCS लिख के भेज दें, OCS, तो मैं समझ जाऊंगा ये किसने मुझे कहानी भेजी है, तो उसको नंबर दे के मैं सेव कर लूँगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में आपकी कहानी को शामिल करूँगा। स्टोरी लिखना या OCS लिखना भूल जाएंगे तो फिर आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।